होते हैं तो प्रकाश के परिवर्तन के मात्र दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों नियम है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या होती है? यह किरण हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी। कभी आप लोगों को भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नंबर पर टिक लगा देना है। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्नलिखित में किस लेंस को औपसारी लेंस कहेंगे। तो ध्यान रहे औपसारी को हम लोग किसको कहेंगे? तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? औपसारी लेंस कहते हैं, और अभिसारी हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। तो ध्यान रहे उत्तल लेंस को आप क्या कहिएगा? अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या कहिएगा? औपसारी कहिएगा। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? बिंब को उत्तल लेंस के सामने आपको कहाँ रखना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात मानो, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी का मतलब क्या हुआ? 2f पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? 2f पर रखेंगे, तभी उसका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और समान साइज का बनेगा। ठीक है, याद रखना लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, यानी कि 2f पर। आप इसको 2f भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन में 2f भी रहेगा, तो चिंता मत करना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा होता है? तो दृष्टिपटल होता है। ध्यान रहे दृष्टिपटल आपका हिंदी नाम है, आपको याद होगा रेटिना, लेकिन रेटिना का नाम बाबू क्या होता है? दृष्टिपटल होता है। तो रेटिना भी होगा, दृष्टिपटल भी होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, रेटिना और दृष्टिपटल दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपका है कितना? 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो किसी लेंस का आवर्धन, देखो जी लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। तो जब एसआई मात्रक नहीं हो, क्या होगा? मात्रक विहीन होगा। मात्रक विहीन का मतलब यूनिट लेस, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो याद रखें जो हम लोग तारों को देखते हैं रात में और जो हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वो किस घटना के कारण आते हैं? तो प्रकाश के किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। बहुत लड़के क्या करेंगे, इसका आंसर प्रकिरण पर टिक लगा देंगे, लेकिन गलती हो जाएगा। प्रकिरण पर टिक मत लगा देना, हर जगह प्रकिरण थोड़ी ना होगा। ठीक है, अगर रंग की बात करें वहां पर आप लोग प्रकिरण। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो याद रहे आपकी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर और चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी और चालक प्रवृत्ति पर भी, यानी कि नेचर पर भी, एरिया पर भी और लेंथ पर भी, सब पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी नंबर वाला होगा। क्या होगा? डी नंबर वाला होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, जिसको WAT यानी कि वॉट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर वाला होगा। क्या होगा बच्चा सब? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो याद रखना अमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? तो अमीटर का उपयोग करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर वाला, अमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दें फ्यूज तार के लिए प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम, यही क्या है? सत्य है। फ्यूज तार कब होता है? जब उसका प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि किसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है? तो ध्यान दें आप लोग, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा पीतल, क्योंकि पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। बाकी लोहा, निकेल, क्वार्ट ये तो सब होता है ना।
अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बिंदुओं पर समान रहता है बच्चा, सब सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। फैराडे का नाम मत लेना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑस्टेड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ज्योमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ज्योमात्रा ऊर्जा स्रोत का कौन उदाहरण नहीं है। तो आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, याद रहेगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट से बेरिलियम क्लोराइड को दोनों के एक साथ अभिक्रिया किया गया। तो बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl आपका लवण है, यानी कि लवण का यहाँ पर प्राप्ति हुई है। तो ध्यान रहे, आपको पता नहीं कौन सा अभिक्रिया होगा। तो संयोजन और वियोजन तो हर हालत में नहीं होगा, क्योंकि नहीं यहाँ पर संयोजन दिख रहा है ना यहाँ पर वियोजन दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा द्विविस्थापन। क्या होगा, द्विविस्थापन होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम। क्या होगा जी, 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम, 5.6 से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NaCO3 जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम देते हैं ना, रासायनिक इसका नाम देते हैं, लेकिन इसका प्रचलित नाम क्या, इसका प्रचलित नाम होता है बेकिंग सोडा। यही बेकिंग सोडा है जिसको हम लोग खाने वाला सोडा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। खाने वाला सोडा भी ये इसको हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट जवाब देना एंटासिड, ठीक है। एंटासिड का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा जी, सी नंबर वाला हो जाएगा एंटासिड, ठीक है। एंटीबायोटिक नहीं होना है, एंटासिड होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो तो एंटीबायोटिक तो नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए, एंटासिड, हाँ एंटासिड ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चिट्टी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। तो याद रहे मैंने आपको बताया था, कोई भी डंक काट मारे, जैसे चिट्टी का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, किसी भी चीज़ का अगर डंक आपको मारे तो समझना उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को हम लोग क्या नाम देंगे सामान्य। तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो ध्यान रहे, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो देखो टमाटर आज हमारे बहुत महंगा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो जाएगा, और संगमरमर का क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा संगमरमर का। ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, यानी कि CaOCl2। और जिप्सन का क्या बताया था, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट ने बताया था, यही ना होगा, या फिर कॉपर सल्फेट। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। कमरे का ताप पर धातु पूछा है ना, तो धातु पूछा तो जाहिर सी बात है पारा होगा, लेकिन अगर धातु की जगह पर अधातु रहता तो जाहिर सी बात है कि ब्रोमीन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका धातु यानी कि पारा होगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन N2 है, तो इन दोनों नाइट्रोजन N2 है, तो इन दोनों के बीच कितना बंड बनेगा। तो याद रखना नाइट्रोजन हमेशा N के बीच ना ट्रिपल बंड के निर्माण करता है। ट्रिपल बंड यानी कि 3 बंद बनेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रिपल बंड बोलते हैं। जहाँ पर ट्रिपल बंड का निर्माण हो गया यानी कि 3 अबंध बनेगा, ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। देखो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक अधातु भी होता है और विद्युत का सुचालक भी होता है। तो क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि कौन अधातु विद्युत का सुचालक होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कौन विद्युत का सुचालक होगा, तो हम बताएंगे ग्रेफाइट, क्योंकि हमको पता है ग्रेफाइट होगा तो होगा, पक्का होगा तो होगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन के बाहरी कक्षा में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होगी। कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होगी, तो 4 होती है। क्यों होती है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, कार्बन 6 होता है, तो 1s2 2s2 फिर 2p6 नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे, बल्कि 2 ही रखेंगे तभी ना 6 होगा। तो अंतिम कोश में देखो यहाँ पर ये 2 आला, यहाँ पर 2 आला, अंतिम कोश यही हुआ। अब इसमें देखो, इसमें इन दोनों को जोड़ देंगे 2 2 4, तो आपका 4 ही बच जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन एल्कीन का सामान्य सदृश, याद देखो एल्कीन का सामान्य सदृश CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। यही आपका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो जाहिर सी बात है अगला क्वेश्चन कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, समायवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समायवी, लेकिन नहीं दी ऑप्शन में, नहीं दिया है क्या जी समायवी। देखो तो ऑप्शन में जाहिर सी बात है तो वो तो दिया नहीं है। हाँ सजातीय श्रेणी, हाँ समायवी या फिर सजातीय श्रेणी बोलेंगे। हाँ ठीक है, सजातीय श्रेणी दिया है ना, बिल्कुल दिया है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो इसका आंसर आपको बता देना चाहते हैं, ना ही सी होगा ना ही डी होगा। अब इसका कंफर्म करना है कि इसका आंसर ए होगा या फिर बी होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप लोग